आज 17 अगस्त है। 17 अगस्त 1988 पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम तारीख है और अहम दिन है। आज के दिन बस्ती कमाल शाह जो दरिया सतलज के किनारे वाक़ है, भावलपुर के करीब है, उसको ये एजाज़ हासिल हुआ कि उसके कुशादा सीने में जो जन्नत ज़िया-उल-हक और उसके रफ़्क़ाकार का त्यारा जो है वो गिरा, उसने अपने अंदर समो लिया। जन्नत ज़िया-उल-हक के साथ जहाँ भाग होने वालों में अमरीकी सफ़ीर और डिप्लोमेट भी शामिल थे और इस तरीके से 11 साल पे फैले हुए इस आमरीत दौर का खात्मा हुआ। जन्नत ज़िया-उल-हक का जो दौर है वो शुरू से ही मुतनाज़ा रहा और आज तक उसको हर्फ तनकीद बनाया जाता है और उनकी बाक़ियात पर हर्फ ज़नी की जाती है। दरअसल जब ज़िया-उल-हक ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ शबकून मारा तो उस वक्त उसकी ज़रूरत की नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि जो मुताहरिफ फ़रीक़ैन थे वो एक मुआहदे पर जो है वो आप पहुँच गए थे और मुआहदा तहरीर हो चुका था। सिर्फ अगले दिन का वक्त रखा गया था कि वो दस्तखत जो है वो कर लें और सोच विचार कर लें, अगर उसमें कोई तब्दीली वगैरह करनी है तो वो हो जाए। लेकिन दस्तखतों की तारीख जो है वो अगले दिन यानी कि 5 जुलाई ही रखी गई थी जब ये शबखून मारा गया। जन्नत ज़िया-उल-हक ने अपने मार्शल्ला में जो सख्तियाँ की वो न सिर्फ पाकिस्तानी एतबार से बल्कि इंटरनेशनली भी उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। ज़िया-उल-हक ने सबसे बड़ा जो क्रैक डाउन किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किया। उनके जो वज़ीर आज़म थे, जो उनके लीडर थे भुट्टो, उनको फांसी पर चढ़ा दिया। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को जो है वो हरफ तनकीद बनाया गया, उनको जेलों में पाबंद सलासल कर दिया गया। शाही किले और हुकूमत खाने जो है वो मुतारिफ करवाए गए। जन्नत ज़िया-उल-हक ने इस्लामाइजेशन के पर्दे के पीछे जो है अपने इक़्तिदार को तूल दिया। इस्लाम को सिर्फ सज़ाओं का जो है वो कानून बनाकर पेश किया गया और दीन बनाकर पेश किया गया और कोई रफ़ाई काम जो है उस दौर में ना हो सका। अगर ज़कात का निज़ाम नाफिज किया गया तो उससे भी फ़क़ी इख्तलाफ जो है वो मुल्क पाकिस्तान में फैले। नमाज जो है वो उन्होंने हर महकमे में जो है वो एक वक्फ़ा का वो दिया, वो एक उनका अच्छा कदम था। लेकिन ओवरऑल जो उनके दौर की जो नौसतें थी वो आज तक हमारे पाकिस्तान पे छाई हुई हैं। सबसे बड़ा जुल्म उन्होंने जो एक गैर जमाती इलेक्शन की सूरत में करवाया गया और जिससे कि एक ऐसी खेप हमारे नसीब में आई जो इंतहाई करप्ट और हर लिहाज से जो है वो बदनवान थी, जिसने इस मुल्क पाकिस्तान को और उसकी जड़ों को खोखला किया। जन्नत ज़िया-उल-हक ने आते ही डी नेशनलाइजेशन की और जो कौमें, जो सनतें या स्कूल जो कौमियाई गए थे, भुट्टो साहब ने किए थे, वो उनको असल मालकान को दे दिए। ये भी उनका एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छा कदम था, लेकिन इससे जो इनकलाब बर्पा होना चाहिए था वो इनकलाब बर्पा ना हुआ। इंडस्ट्रियल जोन ज़रूर बनाए गए लेकिन कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो कायम नहीं की गई। जन्नत ज़िया के दौर में ही 2 इवेंट ऐसे हुए जिससे जन्नत ज़िया को अपने इक़्तिदार को तूल देने का बहाना मिल गया। एक रशियन इन्वेजन अफगानिस्तान में जिससे पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर आ गया और एक इनकलाब ईरान की सूरत में जिससे कि जो इनकलाब ईरान के डर और खौफ की वजह से जो सऊदी अरब और दूसरी खलीजी रियासतें थी उनका झुकाव पाकिस्तान पर आ गया। इस तरीके से 2 तरफा दौलत जो है वह पाकिस्तान में आना शुरू हो गई। अफगान मुजाहिदीन को तैयार किया गया और एक नाम नहाद जहाज जो है वो शुरू किया गया रशियन आर्मी के ख़िलाफ़ और जिसमें अमेरिका और नेटो और दूसरी जो यूरोपीय रियासतें थी उनका जो है कुव्वतें थी, उनका जो है वो आशीर्वाद पाकिस्तान को हासिल रहा। इस तरह जो रेल पेल थी डॉलर्स की और जो वो है वो बहुत वाज़ह थी, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को थोड़ा सा सहारा मिला। अदरवाइज़ पाकिस्तान के ना तो कोई एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा इनकलाब आया और ना ही कोई दीगर ऐसे मामला थे कि जिससे कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की होती। सिर्फ अफगान जो इशू की वजह से जो पाकिस्तान में डॉलर्स आए और जो इमदाद मिली उसकी वजह से जो सेक्शंस जो हैं वो कम हुई, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबल हुई और इस तरीके से जो ग्रोथ रेट था वो 6.6 जो है उस दौर में रहा।
इसी तरीके से इनकलाब ईरान की वजह से जो सऊदी अरब और दीगर लोगों का जो दीगर रियासतों का जो रुझान था वो पाकिस्तान पर आया, रियाल और डॉलर, दिनार और दिरहम जो है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गए, जिसने भी इकानमी को जो है वो बड़ा बूस्ट हासिल हुआ। लेकिन इससे जो बदअमनी पाकिस्तान में फैली, जो जो मजहबी मुनाफरत फैली, उसका कोई सद्देबाब जो है वो आज तक ना हो सका। और आज भी आप देख लें कि ये वही जो नासूर था जो अब हमारे फैल चुका है कि हम कभी खुद को एक दूसरे को मारते हैं और कभी हम अपना गुस्सा जो है दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर उतारते हैं। और अभी हालिया में गिरजाघर जलाने वाला जो वाक़या हुआ है ये इसी का शाखसाना है और ये उसी की जो 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 नवाजिशें थी उस दौर की, वो अभी तक हमारे पीछा जो है ना हमारा नहीं छोड़ रहे। इसी तरीके से उस दौर में जो क्लाशनकोफ और ये हीरोइन कल्चर जो है वो भी हमारे मुल्क में आए, जिससे हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हुई, हमारी तालीम इदारे तबाह और बर्बाद हुए। इसके बावजूद कि जो एक अच्छी और सेहतमंद सरगर्मियाँ जो हमारे स्कूलों में हो रही थी एक सियासी तौर पर, लेकिन उन पर जो है तशद्दुद का अंसर गालिब आया और इस तरीके से उन्हें फिर वो जो है वो बैन करना पड़ा। जनरल ज़िया का जो दौर था वो हर लिहाज से जो है वो इतना रिमार्केबल नहीं था कि जिससे कि हम कह सके कि वो वाकई ही दौर जो है वो बहुत अच्छा था। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि बाद में जब उन्हें एक सियासी जमात की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुस्लिम लीग को जो है वो पैदा किया। नवाज शरीफ साहब और उनके रुफ़का जो है जो आज हमें नज़र आते हैं ये उसी दौर की पैदावार है और उन्हीं की देन है जो आज तक हमारे मुल्क में मुसल्लत है। जब जुनेजो ने अफगान इशू पर और विड्रॉल ऑफ रशियन आर्मी पर के माहदे पे दस्तखत किए और ज़िया-उल-हक की बात न मानी तो जनरल ज़िया-उल-हक ने अपनी ही बनाई हुई इस जमात का और इस असम्बली को जो है वो 58(2)B के तहत जो है वो फारिग कर दिया गया। और इस तरीके से ये जो जुनेजो साहब जो है वो पहला शिकार हुए 58(2)B के, और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो चलता चला गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि जनरल ज़िया का जो दौर था और जनरल ज़िया साहब जो थे वो एक इंतहाई ताकतवर प्रेसिडेंट थे और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, क्योंकि उनकी कोई भी अपोजिशन जो है मौजूद नहीं थी और इसका भरपूर उन्होंने फ़ायदा उठाया। अफगान इशू और इनकलाब ईरान की वजह से जो पाकिस्तान में शहरी आज़ादियों के ख़िलाफ़ या शहरी हकूक़ के ख़िलाफ़ जो है मामला चलते गए, जिस तरह सियासी जमातों को निशाना बनाया गया, शायर अदीबों को निशाना बनाया गया, उन्हें जिला वतनी पर मजबूर होना पड़ा, उस पर जो है इस इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स ने वो अपनी आंखें बंद किए गए। मतलब ये कि ना पाकिस्तान में ना ही इंटरनेशनली कोई उन पर दबाव नहीं था, कोई उनकी अपोजिशन नहीं थी, कोई उनकी मुखालफत नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जनरल ज़िया-उल-हक जो है वो एक काम बिल्कुल नहीं कर सके जो कि वो बआसानी कर सकते थे, वो काला बाग डैम जो है वो बना सकते थे। और उस वक्त उस दौर में काला बाग डैम बनाना बहुत आसान था, और क्योंकि कोई भी सियासी जमात में इतना दमखम नहीं था कि वो उनके सामने खड़ी हो सके या उसकी मुखालफत कर सके। लेकिन क्योंकि विल की कमी थी और वो सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते थे, लिहाजा ऐसे मंसूबा कोई भी पाकिस्तान में शुरू नहीं हो सका जिससे पाकिस्तान की ना सिर्फ मैशियत ठीक होती बल्कि ज़राअत और दीगर जो है मामलात में भी फ़ायदेमंद होता। बल्कि मैंने पहले कहा है कि जैसे ये गैर जमाती इलेक्शन हुआ उससे जो खराबी हमारे माशरे में पैदा हुई, और इस सोच पर इत्तफाक है कि आज पाकिस्तान में जितनी भी सियासी अदम इस्तेकाम है ये उसी इलेक्शन की देन है। जनरल ज़िया के त्यारे के हादसे के बाद, उनकी वफ़ात के बाद जो है वो जो ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब थे वो बरसर जो उन्होंने सदर का ओहदा संभाल लिया और जो इलेक्शन 1988 में था वो हो गया। लेकिन उसमें भी जुल्म ये हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो को कंट्रोल्ड हुकूमत दी गई, वो और उनको अपनी शराइत पर हुकूमत दी गई, और उस पर भी एक मामला खराबी की तरफ गया कि हमारे कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने IGI की तश्कील दी और इस तरीके से नवाज शरीफ जो है वो पंजाब के वज़ीर आला बन गए, और इस तरीके से एक ऐसी बदअमनी का आगाज़ हुआ और ऐसे सियासी अदम इस्तेकाम का आगाज़ हुआ कि जो आज तक जारी व सारी है।